शरीर की जांच। जगत मेहरा को तुरंत याद आया कि वो शरद उत्सव की रात को जिया राठौर के घर खाना बनाने गया था। जब वे दोनों ही थे तो जिया राठौर ने देखा कि वो पूरी रात थोड़ा असहज लग रहा था। इसलिए उसने कैजुअली कहा कि उसे पेट की समस्या है। जाहिर है जिया राठौर को लगा कि उसने आज बहुत कम खाना खाया है, इसलिए शायद उसके पेट में कुछ गड़बड़ है। मैंने चेकअप नहीं कराया, लेकिन मैं ठीक हूं। मैं आमतौर पर रात के खाने में ज्यादा नहीं खाती। जिया राठौर ने सिर हिलाया और इस विषय पर कुछ और नहीं कहा। इसके बजाय उसने पूछा, क्या तुम्हें हमारी पहली मुलाकात याद है? जगत मेहरा के दिमाग में मानमान कॉफी शॉप में जिया राठौर से हुई उसकी मुलाकात का दृश्य चल रहा था, लेकिन उसने अनजान होने का नाटक करते हुए कहा, हाँ, मुझे याद है। वो रात जब मैं नानी के घर पर ताश खेल रहा था। जिया राठौर ने सिर हिलाते हुए कहा, उससे पहले जब मैं कॉफी शॉप गई थी तब आपकी मुलाकात हुई थी। वह भी मानमान कॉफी शॉप थी। आपको भी मुझे देखना चाहिए था। जगत मेहरा ने एक पल के लिए अचंभित होने का नाटक किया, फिर अचानक बोला, ओह, मुझे अब याद आया। ऐसा लग रहा था जैसे हमने एक दूसरे को देखा। जिया राठौर ने उसकी ओर देखते हुए पूछा, तुम कॉफी शॉप में क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, बस यूं ही बैठा था। मेरी नौकरी चली गई थी, इसलिए मैं बोर हो रहा था। कॉफी शॉप में प्रवेश करने के क्षण से ही आपने अपने पेय का एक घूंट भी नहीं लिया। आपने दूसरों को नहीं देखा, लेकिन मुझे पता था कि आपका ध्यान हमेशा दूसरों पर ही था। पहले तो मुझे लगा कि आप बैंक की वर्दी पहनी महिला का पीछा कर रहे हैं, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि आपका ध्यान मुझ पर है, इसलिए मैंने सोचा कि आप बस लड़कियों को देख रहे हैं। जिया राठौर की बातें सुनकर जगत मेहरा सचमुच थोड़ा हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि पहली मुलाकात में ही जिया राठौर उसे लड़कियों के बारे में कल्पना करने वाला एक विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति समझेगी। लेकिन जब उसने इस बारे में सोचा तो उसे बात समझ में आ गई। उस समय उसने दूसरों की इंद्रियों से जानकारी इकट्ठा करना और उसका विश्लेषण करना अभी शुरू ही किया था। जब उसका ध्यान दूसरों पर होता था तो उसे अपनी पहचान छुपाना नहीं आता था। इसलिए ये आश्चर्य की बात नहीं थी कि जिया राठौर ने उसे पहचान लिया। लेकिन आपसे कुछ बार बातचीत करने के बाद मुझे लगता है कि आपको दूसरों को देखने की आदत हो गई है, जिया राठौर ने कहा। जगत मेहरा ने बस हल्का सा सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि जिया के स्वभाव को देखते हुए अगर उसने अचानक इस बात को उठाया है तो इसके पीछे कोई और वजह जरूर होगी। जिया राठौर ने पूछा, आपके अवलोकन के आधार पर मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूं? जगत मेहरा ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, वो बहुत शांत स्वभाव का व्यक्ति है। कभी कभी तो वो इतना शांत होता है कि निर्मम लगने लगता है। थोड़ी देर रुकने के बाद उन्होंने आगे कहा, कभी कभी आपकी प्रतिक्रियाएं मुझे एस्पर्जर सिंड्रोम के उन लक्षणों की याद दिलाती हैं जिनके बारे में मैंने किताबों में पढ़ा है। हालांकि आपके साथ और बातचीत करने के बाद मुझे लगता है कि ये बिल्कुल वैसा नहीं है। ये सुनकर जिया राठौर को सोच समझकर सिर हिलाते देख जगत मेहरा ने पूछा, तुम्हारा क्या विचार है? तुम्हारे अवलोकन के आधार पर मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूं? यह भी एक ऐसी बात थी जिसके बारे में वो बहुत उत्सुक था। वह जानता था कि जिया राठौर, जो बहुत चौकस थी, ने दूसरों से ज्यादा देखा होगा। उसने जरूर कुछ देखा होगा, वरना वो उस पर इतना ध्यान नहीं देती। अप्रत्याशित रूप से जिया राठौर ने बिल्कुल भी नहीं सोचा और सीधे जवाब दिया, मैं अभी भी अवलोकन कर रही हूं। अभी तक कोई परिणाम नहीं आया है। जिया, क्या तुम्हें इतना चालाक होना जरूरी है? जगत मेहरा ने बेब्सी से कहा, तो फिर आपके वर्तमान अवलोकन के आधार पर आप क्या सोचते हैं? जिया राठौर ने अब भी अपना सिर हिलाते हुए कहा, जितना अधिक मैं अवलोकन करती हूं उतने ही अधिक प्रश्न मेरे मन में उठते हैं और उतना ही अधिक मैं समझ नहीं पाती हूं। जगत मेहरा पहले कहना चाहता था, अगर कुछ समझ न आए तो सीधे मुझसे पूछ लेना, लेकिन वह हिचकिचाया और बोला नहीं।
उसे थोड़ा डर था कि कहीं जिया उससे कुछ ऐसा न पूछ ले जिसका जवाब वो सच में न दे पाए। अगर ऐसा हुआ तो झूठ बोलना व्यर्थ हो जाएगा। इसी समय जगत मेहरा के फोन में कंपन हुई। व्हाट्सएप पर एक नोटिफिकेशन आया था, इसलिए उसने फोन उठाया और उस पर नजर डाली। उसने पाया कि यह रश्मि सिंह का संदेश था। उसने उसे खोला और देखा कि यह बिलिबिली पर भेजा गया एक वीडियो लिंक था, जिसके बाद रश्मि सिंह का हंसता हुआ इमोजी और टेक्स्ट था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप अभिनय में इतने प्रतिभाशाली होंगे। अगली बार जब आप खाना बनाएं तो कुछ ऐसा ही करें। मेरी रिकॉर्डिंग का प्रभाव आपके वीडियो से कहीं बेहतर होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। जगत मेहरा हैरान रह गया, इसलिए उसने वीडियो पर क्लिक किया। बड़े भाई बाल्डी, बांस के चूहे के मांस को पकाने की कितनी शानदार प्रक्रिया है। जैसे ही उसने शीर्षक देखा, उसका दिल तुरंत जोर से धड़कने लगा और उसने कुछ अनुमान लगाया। जब उसने वीडियो पर क्लिक किया तो उसने देखा कि वो मेघजारा रेस्टोरेंट की रसोई में बांस के चूहे का मांस पका रहा था। बड़े ही कूल अंदाज में यह बता रहा था कि खाने का वीडियो कैसे बनाया जाता है। उन्होंने खाना पकाने के वीडियो का मूल्यांकन करने से शुरुआत की। पहले वीडियो देखा और अंत में बांस के चूहे का मांस बर्तन से बाहर निकाला गया। 10 मिनट का वीडियो पूरी तरह से जगत मेहरा के जानबूझकर कूल दिखने के अभिनय पर केंद्रित था। बुलेट स्क्रीन पर तरह तरह की टिप्पणियां आई, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों। कुल मिलाकर बहुत सारी टिप्पणियां थी। 2-3-3-3-3-3-3। एक सेज WL। मूर्खता में भी एक तरह की शान छिपी है। माही मेजबान नहीं बनना चाहती थी और खाना बनाने आई थी। ग्लास पोंछना भी अजीब तरह से मजेदार होता है। एक नई भयावह सामग्री। मुझे लगता है कि जल्द ही फूड वीडियो की एक नई शैली देखने को मिलेगी। इस वीडियो की कई बार रिहर्सल होनी चाहिए थी, है ना? क्या आपको नहीं दिख रहा कि इस गंजे रसोइये ने मार्शल आर्ट का अभ्यास किया है? एक हाथ से बर्तन पकड़े हुए भी वो कितना स्थिर है। मुझे नहीं पता कि वह मार्शल आर्ट का अभ्यास करता था या नहीं, लेकिन उसने जो बांस के चूहे का मांस बनाया था वह निश्चित रूप से अच्छी तरह से पका हुआ नहीं था। इतने कुशल होने के बावजूद वो लोगों को खाना बनाना सिखाने के लिए एक फूड वीडियो बनाने की हिम्मत करता है। वीडियो में लाल अक्षरों वाले व्यक्ति, क्या तुम इस गंजे आदमी के सामने ये कहने की हिम्मत करोगे? मुझे लगता है कि अगर वह लोगों को मार्शल आर्ट सिखाएगा तो वह ज्यादा प्रभावशाली साबित होगा। इसे देखकर मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है? 10 मिनट से अधिक देखने के बाद भी मुझे यह बिल्कुल भी धीमा नहीं लग रहा है। बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ है? इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक क्यों नहीं है? यह बहुत ही बढ़िया संगीत है। दरअसल उसने जो कहा उसमें कुछ हद तक सच्चाई है। जिया राठौर भी उत्सुकता से जगत मेहरा के पास गई और उसके मोबाइल फोन पर वीडियो देखने लगी। उसे काफी दिलचस्पी हुई और उसने चुपके से अपना मोबाइल फोन उठाकर ऑनलाइन सर्च करना शुरू कर दिया। जगत मेहरा को समस्या का पता था और उसने तुरंत मेघा को फोन किया। जगत मेहरा, मैं डायरेक्टर लियू के साथ खाना खा रहा था और तुम्हारे बारे में बात कर रहा था। तभी तुम्हारा फोन आया। देखो, शैतान हाजिर। जाहिर है मेघा ने फोन पर बात करते करते थोड़ी शराब पी ली थी। क्या निर्देशक कारण फिर से अपने रेस्तरां गए? क्या वह निजी तौर पर किसी साजिश की योजना बना रहा होगा? हालांकि इस समय जगत मेहरा ने अस्थायी रूप से कारण देव को नजरअंदाज कर दिया और जल्दी से पूछा, तुम्हारा भतीजा कहाँ है? वो रेस्टोरेंट में है। आप उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? उसे फोन पर बात कराओ। कुछ देर बाद भतीजे यमन, जो खुद भी हैरान था, ने जगत मेहरा से फोन पर बात करने के बाद समस्या का पता लगा लिया। उसने तुरंत अपने सहपाठी को फोन किया और उससे वीडियो डिलीट करने को कहा। असल में अगर यह बिलिबिली पर एक साधारण वीडियो होता जिसे किसी जाने-माने यूपी मास्टर ने अपलोड नहीं किया होता और वो लोकप्रिय नहीं हुआ होता, तो 24 घंटों में इसे सैकड़ों या हजारों व्यूज मिल जाते। हालांकि इस वीडियो को किसी न किसी ने खोज ही लिया था। हुपू पैदल यात्री सड़क पर अपलोड होते ही यह ट्रेंडिंग पोस्ट बन गया।
फिर किसी ने वीडियो का एक छोटा सा हिस्सा काटकर उसे बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। इसके चलते इसकी लोकप्रियता के कारण कई लोग वीडियो देखने के लिए उमड़ पड़े। इस नए कलाकार का वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया। इसलिए भले ही अब वीडियो को हटा दिया जाए, यह व्यर्थ ही प्रतीत होता है। इससे संबंधित व्युत्पन्न वीडियो और भी हास्यास्पद होते जा रहे थे, जैसे गंजे शेफ ये वैन विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजनों के वीडियो की समीक्षा करते हैं से लेकर चूहे की मुट्ठी पकाना, शाओलिन मंदिर के 73 परम कौशल तक। कुछ लोगों ने तो उनकी आवाज को ब्लैक गोल्ड में दिनेश बिष्ट के डायलॉग से बदल दिया। मैंने बोलना समाप्त कर दिया है, कौन सहमत है और कौन असहमत। अंत में उन्होंने दिनेश बिष्ट की आवाज का इस्तेमाल करके उन्हें शिक्षा दी। जो सहमत हैं वे बैठ जाएं और भोजन आने का इंतजार करें। जो असहमत हैं वे पकने के लिए तैयार हो जाएं। जगत मेहरा को इसे खुद खोजने की जरूरत नहीं थी। रश्मि सिंह और कविता बंसल इसे विभिन्न प्लेटफॉर्मों से अपने 4 लोगों के समूह में साझा कर रहे थे। जब भी वे कोई पोस्ट करते थे तो उसमें पेट पकड़े हुए हंसता हुआ इमोजी दिखाई देता था। चूंकि मामला पहले ही घट चुका था, इसलिए जगत मेहरा ने इस पर और ध्यान नहीं दिया। उसने भतीजे यमन से कहा कि वह किसी दोस्त की मदद से बिलीबिली से वीडियो डिलीट करवा दे और फिलहाल इस बात को यही खत्म कर दे। अन्य संबंधित पैरोडी वीडियो को हटाने और संपादित संस्करणों को विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर दोबारा पोस्ट करने के लिए किसी को ढूंढने के बारे में उन्होंने विचार नहीं किया, क्योंकि ये अर्थहीन था। अगर उन्होंने सचमुच किसी वकील का पत्र भेजा होता तो यह मीडिया का ध्यान आकर्षित करता। वीडियो देखते समय उन्होंने उस समय की यादों को मिलाकर वीडियो के विवरणों की तुलना की ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उन्होंने कोई असाधारण क्षमता तो नहीं दिखाई। कुल मिलाकर वीडियो में दिख रहा वो व्यक्ति आकर्षक और सहज था, जिसमें थोड़ी नादानी भी झलक रही थी। वीडियो देखकर किसी के लिए भी यह बताना असंभव होना चाहिए कि वह एक पिशाच है। जगत मेहरा ने भी एक पल के लिए सोचा कि क्या उसे इस स्थिति का भरपूर फायदा उठाना चाहिए और इस गति का उपयोग मेघजारा रेस्टोरेंट के लिए प्रचार की पहली लहर के रूप में करना चाहिए। हालांकि उन्होंने इस विचार को तुरंत खारिज कर दिया। भले ही वीडियो में उन्होंने कोई खास अनोखापन नहीं दिखाया, लेकिन सार्वजनिक रूप से सामने आना उनके लिए उचित नहीं था। अगर वे गलती से इंटरनेट सेलिब्रिटी बन जाते तो चलते फिरते उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता था और इससे काफी परेशानी खड़ी हो सकती थी। इसके अलावा मेघजारा रेस्टोरेंट से जुड़ना भी उनके लिए ठीक नहीं था। इतना ही नहीं, इस वीडियो में दिखाया गया बांस के चूहे का मांस वो खरगोश का मांस नहीं था जिसमें वह माहिर था। जो लोग इस व्यवसाय से वाकिफ हैं, वे जानते होंगे कि इस बार बांस के चूहे का मांस बनाना एक नाकाम कोशिश थी। ये न तो व्यंजन को बढ़ावा देने में कामयाब रहा और न ही इससे उसे प्रसिद्धि मिली। फिलहाल वो इस मामले को ठंडे दिमाग से ही संभाल सकता था। उसे उम्मीद थी कि इंटरनेट उपयोगकर्ता जल्द ही इसे भूल जाएंगे। मेघजारा रेस्टोरेंट के प्रचार योजना के बारे में जगत मेहरा का मानना था कि फिलहाल इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वैसे भी वीडियो कहां शूट किया गया था, ये किसी को नहीं पता था। उन्होंने वीडियो में भी इसका जिक्र नहीं किया और ये सब खाने से जुड़े वीडियो के निर्माण की दिशा से संबंधित था। बाद में पात्रों की व्यवस्था, शूटिंग स्क्रिप्ट और प्रचार सामग्री, जिसे उन्होंने मेघा और उनकी पत्नी को सुनने के लिए कहा था, सामने नहीं आई। इसलिए उसे अभी भी वही करना था जो उसे करना जरूरी था। जहां तक जगत मेहरा के संबंधित वीडियो की बात है, उसे बस लोकप्रियता कम होने का इंतजार करना था। उन चारों से थोड़ी देर बातचीत करने और वीडियो के बारे में समझाने के बाद जगत मेहरा जिया राठौर के घर से चला गया। घर लौटते ही उसकी मां ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। लेकिन अगले दिन सुबह 4 बजे से जगत मेहरा द्वारा तैयार किया गया नाश्ता खाने के बाद उसकी मां फिर से खुश हो गई। उसे लगा कि उसकी प्रतिभा और लगन को देखते हुए
उसके बेटे के लिए गर्लफ्रेंड ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। दोपहर में कुछ और घंटे खाना पकाने में बिताने के बाद जगत मेहरा ने अपने माता पिता को अलविदा कहा, हाई स्पीड रेलवे स्टेशन गया और समर्थ सिटी से रवाना हो गया। जाने से पहले जगत मेहरा ने चाणक्य नीति की पेंटिंग अपने पिता के पास छोड़ दी ताकि जब वे खाली हों तो उन्हें कुछ सुझाव दे सके। हालांकि उनके पिता स्वयं सुलेख का अभ्यास नहीं करते थे, फिर भी वे अच्छे और बुरे सुलेख में अंतर करने में काफी कुशल थे। कम से कम वे फील एट होम को, वुमेन्स ट्रेजर और डिलिजेंस कंपेस अप फॉर स्टुपिडिटी को, डू फू कैन मूव समझने की गलती नहीं करते थे। जगत मेहरा द्वारा खुरदुरे कागज पर लिखे गए चाणक्य नीति के विशाल ग्रंथ को देखने के बाद उनके पिता ने टिप्पणी की, बुरा नहीं है, थोड़ा सुधार हुआ है। आखिरकार उन्होंने जगत मेहरा को सुलेख सीखते हुए देखा था, इसलिए उन्हें अपने बेटे के स्तर का सामान्य अंदाजा था। उन्हें पता था कि उनके बेटे का सुलेख पहले से बेहतर हो गया है। स्टेशन जाने से पहले जगत मेहरा विशेष रूप से उस अस्पताल भी गए जहां जिया राठौर भर्ती थी। उन्होंने उन्हें ढूंढा और चाणक्य नीति के अलावा वह दूसरी सुलेख कृति भी उन्हें भेंट की, जिसे उन्होंने समर्थ सिटी लौटने की रात को लिखा था। अस्पताल के प्रवेश द्वार पर जिया राठौर उस कागज के बंडल को देखकर काफी असमंजस में पड़ गई जो जगत मेहरा ने उसे सौंपा था। वह देखने में बिल्कुल भी प्रभावशाली नहीं लग रहा था। कागज पर माओ बुई के गीत ए पर्सन लाइक मी के बोल लिखे थे। कुल 301 शब्द थे, लेकिन जगत मेहरा को इसे लिखने में लगभग 2 घंटे लग गए। उस रात उन्होंने कुल 3 सुलेख लिखे और उनमें से 2 अपने पिता और जिया राठौर के लिए छोड़ दिए। वे देखना चाहते थे कि क्या वे लकड़ी की नक्काशी के माध्यम से भी वैसी ही प्रतिक्रिया और जुड़ाव पैदा कर सकते हैं। बेशक, अगर वो इन शब्दों के माध्यम से कोई संबंध स्थापित कर भी लेता है, तो उसे इस बार खून पीने तक इंतजार करना होगा। इसके अलावा, इन शब्दों को लिखते समय उनकी मनस्थिति उस समय से भिन्न थी जब उन्होंने लकड़ी की नक्काशी की थी। 8 भुजाओं और 8 आंखों वाला कोई भयानक और बदसूरत राक्षस नहीं होना चाहिए। जब उन्होंने पहली तस्वीर बनाई तो भावना उदासी थी और दूसरी तस्वीर के लिए भावना अकेलापन थी। वो ये देखना चाहते थे कि क्या वे वस्तु के आसपास के लोगों को उनके सपनों में वही भावना महसूस करा सकते हैं जो उन्होंने पहले अनुमान लगाया था, और एक समान सपना उत्पन्न कर सकते हैं। उसने इस बारे में बार बार सोचा और महसूस किया कि इस तरह के परीक्षण से लक्ष्य को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, अन्यथा वो अपने पिता और जिया को ये बातें न बताता। हालांकि ये शब्द सुनने के बाद जिया राठौर की पहली प्रतिक्रिया ये थी, मुझे लकड़ी की नक्काशी चाहिए। क्या तुमने मुझसे नानी के जन्मदिन की रात मेरे गाए गीत के बारे में नहीं पूछा था? ये वही गीत है जो मैंने गाया था। ये रहे उसके बोल, बस एक नजर डालो। मुझे लगता है मेरी लिखावट अच्छी है, तुम इसे रख लो। शायद भविष्य में जब मैं सुलेखक बनूंगी तो इसकी सराहना की जाएगी। जगत मेहरा की व्याख्या सुनने के बाद जिया राठौर ने उसकी बात मान ली। हालांकि जगत मेहरा के जाने के बाद उसने तुरंत उन शब्दों को डॉक्टर के लाउंज में ले जाकर ध्यान से सुना। जगत मेहरा के बारे में उसकी समझ के आधार पर उसने अचानक उसे कुछ क्यों दिया, इसके पीछे कोई न कोई कारण जरूर होगा। यह सिर्फ दिखावे के लिए कुछ शब्द लिखकर उपहार देने जितना आसान तो बिल्कुल नहीं था। 10 मिनट से अधिक समय तक देखने के बाद भी जिया राठौर शब्दों का कोई अर्थ नहीं समझ पाई। उसे अपने फोन से कुछ तस्वीरें लेनी पड़ी, फिर उसने उसे लपेटकर सावधानीपूर्वक रख दिया। जिया राठौर ने उन तस्वीरों को सुलेख में काफी निपुण एक बुजुर्ग व्यक्ति को भेजा और उनसे पूछा कि ये शब्द कैसे लिखे गए थे। उसे जो जवाब मिला उसमें केवल 4 शब्द थे, अच्छा नहीं है। वापसी की ट्रेन में बैठने के बाद जगत मेहरा ने अनायास ही 8 भुजाओं और 8 आंखों वाली लकड़ी की नक्काशी को महसूस किया, ठीक वैसे ही जैसे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर नए संदेश देखने के लिए जांच करते हैं। बेशक
ये उससे कहीं अधिक सरल और तेज था। उसे बस इसके बारे में सोचना था। फिर उसका सामना एक आश्चर्यजनक घटना से हुआ। लकड़ी की नक्काशी को महसूस करने के बाद उसे एक बार फिर ऐसी भावनाएं महसूस हुई जो उसकी नहीं थी, और इस बार एक धुंधली छवि दिखाई दी। ये अभी भी बिस्तर पर लेटे हुए व्यक्ति के दृष्टिकोण से लिया गया दृश्य था, लेकिन इस बार ये किसी वार्ड में नहीं, बल्कि एक बेहद आलीशान होटल के कमरे में था, जिसमें एक बहुत बड़ा बिस्तर था। इससे भी ज्यादा हास्यास्पद बात यह थी कि न केवल बिस्तर पर व्यक्तिपरक दृष्टिकोण वाले लोग मौजूद थे, बल्कि अनगिनत नग्न महिलाएं भी हर जगह लेटी हुई थी। इन महिलाओं के शरीर पूरी तरह से खुले हुए थे, लेकिन उनके चेहरे धुंधले थे और उन्हें स्पष्ट रूप से देखना असंभव था। पास ही आलीशान कमरे के दरवाजे के पास लोगों की एक कतार खड़ी थी। इस पंक्ति में बैठे लोगों के चेहरे भी थोड़े धुंधले थे, लेकिन बिस्तर पर लेटी महिलाओं की तुलना में अपेक्षाकृत स्पष्ट थे। उनमें बूढ़े और जवान, पुरुष और महिलाएं सभी थे, और वे एक बड़े परिवार की तरह दिख रहे थे, उन भावनाओं को भांपते हुए जो उसकी नहीं थी। जगत मेहरा तुरंत अपने सामने के दृश्य को समझ गया। ये वही व्यक्ति था जो भावनाओं से भरा हुआ था और जिसे किसी और के साथ संबंध बनाते हुए पकड़ा गया था। चाहे बिस्तर पर पड़ी कई महिलाओं के शरीर हों या दरवाजे के पास खड़े दर्जनों परिवार के सदस्य, ये सब भय की भावनाओं के कारण होने वाली अतिशयोक्ति ही होनी चाहिए। लेकिन जगत मेहरा को जो बात अजीबोगरीब तरीके से हास्यास्पद लगी, वो ये थी कि 2 मीटर से अधिक लंबा, 8 भुजाओं और 8 आंखों वाला वह राक्षस एक ऐसा सूट पहने हुए था जो इतना खिंचा हुआ था कि देखने में तंग लग रहा था। वह परिवार के उन सदस्यों के बगल में खड़ा था जिनके चेहरे धुंधले दिख रहे थे। उसकी भुजाएं उसके बगल में खड़े लोगों के दोनों ओर थी, और ऐसा लग रहा था मानो वे भी परिवार के सदस्य हों जो व्यभिचारियों को पकड़ने के लिए एक साथ आए हों। और भावुक व्यक्ति ने वार्ड में मौजूद भावुक व्यक्ति की तरह 8 भुजाओं और 8 आंखों वाले राक्षस के अचानक प्रकट होने पर कोई ध्यान नहीं दिया, मानो उसका वह प्रकट होना बहुत सामान्य बात हो। फिर उस व्यक्ति के नजरिए से जगत मेहरा ने देखा कि व्यभिचारियों को पकड़ने वाले परिवार के सदस्यों के चेहरे पर घृणा और तिरस्कार के भाव थे। फिर वे मुड़कर एक साथ चले गए। हालांकि उनके चेहरे धुंधले थे और वो उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था, लेकिन उनका रवैया अकथनीय रूप से स्पष्ट था। 8 भुजाओं और 8 आंखों वाला राक्षस, जिसका चेहरा ही स्पष्ट था, उसने भी 8 आंखों वाले उस व्यक्ति को तिरस्कार भरी नजर से देखा और दूसरों के साथ चला गया। भावुक व्यक्ति के हृदय में भय तेजी से तीव्र हो गया। उसने अपना सिर नीचे झुकाया और अपने हाथ पैर, साथ ही पेट को देखा, जो घिनौने हर्पीस से ढके हुए थे। इतना ही नहीं, वे नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से फैल रहे थे और बिगड़ते जा रहे थे। जब वे चित्र और भावनाएं गायब हो गई, तो जगत मेहरा ने कार की खिड़की से बाहर के दृश्य को ध्यान से देखा। इस बार जिन भावनाओं का उसने अनुभव किया था, वे रश्मि सिंह के दादाजी नहीं होने चाहिए थे। शुरुआत में उनके हाथ की त्वचा को देखकर तो यही लगता था कि वे एक वयस्क पुरुष हैं। उसे पूरे परिवार द्वारा तिरस्कृत किए जाने से डरना चाहिए, और फिर किसी व्यवहार के कारण उसका शरीर ध्वस्त हो जाएगा। यह बहुत संभव था कि उसने वास्तविक जीवन में व्यभिचार किया हो और उसे किसी हद तक अपराधबोध और अपराधबोध हो, और व्यभिचार के बाद उसे शायद ये संदेह हुआ हो कि उसे कोई बीमारी हो गई है, जिसके कारण उसके मन में ये दबी हुई आशंका थी। विश्वजीत अचानक सोफे से उठ बैठा और चारों ओर देखा। उसे एहसास हुआ कि वो अपने पिता के बैठक कक्ष में सोफे पर बैठा है। ये जानकर कि अभी जो कुछ हुआ वो महज एक सपना था, उसने राहत की सांस ली और अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा। दोपहर में एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उसने कुछ ज्यादा ही पी लिया। वो घर नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने ड्राइवर से उसे अपने पिता के घर छोड़ने के लिए कहा। उनके पिता दोपहर में झपकी ले रहे थे, इसलिए उन्होंने उन्हें परेशान नहीं किया।
वे बैठक में बैठ गए और चाय बनाई। थोड़ी देर बैठने के बाद उन्हें नींद आ गई। उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उसे इतना भयानक सपना आएगा। सामान्य तौर पर बुरे सपने से जागने के बाद सब ठीक हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा उसे थोड़ा डर और राहत महसूस होती है, लेकिन अब जब उसे होश आया तो उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई और सिर में झुनझुनी होने लगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसे याद आया कि उसके सपने में एक राक्षस था जिसके 8 हाथ, 8 आंखें और गांठों से भरा शरीर था। वो 2 मीटर से भी अधिक लंबा था और ऐसा लगता था कि उसका परिवार उस राक्षस से बहुत अच्छी तरह परिचित था। उसने ऐसा क्यों देखा? और अब जब वह जाग गया तो उसे अपने सपने के बाकी दृश्य याद नहीं आ रहे थे, जैसे कि उसके साथ लेटी हुई महिलाएं या होटल के कमरे का विवरण। सब कुछ धुंधला सा था, लेकिन केवल यही राक्षस इतना स्पष्ट था कि उसे अपनी हर खामी याद थी। विश्वजीत ने अपनी भौहें मलते हुए बुदबुदाया, क्या ऐसा हो सकता है कि आज दोपहर मैंने जो शराब पी थी वो नकली थी? ठंडी चाय का एक कप भरकर पीने के बाद विश्वजीत उठ खड़ा हुआ और ताजी हवा में सांस लेने के लिए आंगन में जाने की तैयारी करने लगा। वो शराब का नशा उतारना चाहता था और उन अजीब विचारों से छुटकारा पाना चाहता था जो अचानक उसके मन में उठ खड़े हुए थे। इसी क्षण उसकी नजर बैठक में उस शेल्फ पर पड़ी जिस पर उसके पिता द्वारा एकत्रित की गई तरह तरह की छोटी छोटी वस्तुएं रखी रहती थी। फिर उसका शरीर अचानक जम गया। 8 भुजाओं और 8 आंखों वाली उस छोटी सी लकड़ी की मूर्ति को देखकर विश्वजीत की लार टपक उठी। जो पसीना अभी अभी सूखा था वो फिर से निकल आया। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे और उसे अचानक महसूस हुआ कि कमरे का तापमान कुछ डिग्री गिर गया है। हालांकि ये लकड़ी की नक्काशी देखने में भयंकर और डरावनी नहीं लग रही थी और सपने में देखे गए राक्षस से बिल्कुल अलग थी। फिर भी 8 भुजाओं और 8 आंखों वाले राक्षस की विशेषताएं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। ये महज एक संयोग नहीं हो सकता था। जब श्री नील ने अपनी दोपहर की झपकी पूरी की और बेडरूम से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि उनका दूसरा बेटा घबराकर उस लकड़ी की नक्काशी को घूर रहा था जिसे उन्होंने बैठक कक्ष में रखा था। विश्वजीत, क्या तुम्हें इस लकड़ी की नक्काशी में दिलचस्पी है? श्री नील अपने हाथ पीठ पीछे बांधकर उसके पास आए। पिताजी, ये लकड़ी की नक्काशी आपको कहां से मिली? मुझे नहीं लगता कि पिछली बार जब मैं यहां आया था तो मैंने उसे देखा था। ओह, ये तो नानी की दोस्त ने बनाया है। मैंने उनसे कहा था कि इसे ले जाकर इससे खेले। श्री नील ने कहा, क्यों? क्या आपको लकड़ी की नक्काशी में रुचि है? नहीं पिताजी, मुझे लगता है कि ये लकड़ी की नक्काशी थोड़ी अजीब है। मैं सोफे पर सो गया था और फिर मुझे एक सपना आया। मैंने सपने में एक अजीब आदमी को देखा जिसके 8 हाथ और 8 आंखें थी। वो इस लकड़ी की नक्काशी जैसा दिखता था, या यूं कहूं कि इससे कहीं ज्यादा बदसूरत था। अगर कोई और समय होता तो बूढ़े मास्टर नील अपने बेटे को फटकारते और डांटते। वे अपने बेटे से कहते कि वो उन अंधविश्वासी चीजों को न छुए। लेकिन आज बूढ़े मास्टर नील ने पूछे बिना नहीं रह सके, तुमने किस तरह का सपना देखा? मुझे विस्तार से बताओ। ये तब की बात है जब मैं होटल में जागा और देखा कि एक अजनबी आदमी दरवाजे के पास खड़ा मुझे घूर रहा है। विश्वजीत स्वाभाविक रूप से सपने का पूरा ब्यौरा नहीं दे सका। उसने बस संक्षेप में बताया और फिर अपने पिता के चेहरे के भाव देखे। वो ये भी जानता था कि उसके पिता को इस तरह की अलौकिक चीजें बिल्कुल पसंद नहीं थी। पहले उसने अपने नए बने दफ्तर को देखने के लिए एक वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ को बुलाया था। जब उसके पिता को पता चला तो उन्होंने उसे डांट दिया। इसलिए उसने कुछ देर सोचा और कहा, पिताजी, मेरा एक पुराना दोस्त है जिसे इस तरह की लकड़ी की कला में रुचि है। ये लकड़ी की नक्काशी बहुत खास है। मैं इसे 2 दिन के लिए उसे दिखाने के लिए उधार लेना चाहता हूं। आपका क्या विचार है? श्रीनील अपने हाथों को पीठ पर रखकर आंगन से बाहर निकल गए। चलते समय वे सहजता से सिर हिलाते हुए प्रतीत हुए।
विश्वजीत वहां ज्यादा देर नहीं रुका। उसने तुरंत लकड़ी की नक्काशी उठाई और बाहर खड़े ड्राइवर को उसे लेने के लिए बुलाया। वो तुरंत किसी ऐसे मास्टर को ढूंढने जा रहा था जिसकी अच्छी प्रतिष्ठा हो और जिससे उसका अक्सर संपर्क रहता हो। उसके पिता की कुछ असामान्य प्रतिक्रिया ने उसे ये एहसास दिलाया कि लकड़ी की ये नक्काशी वाकई अजीब लग रही थी, वरना अभी अभी ये शब्द कहने पर उसे डांट पड़ती। हालांकि उसके पिता ने उसे डांटा तक नहीं, बल्कि उसकी बात मान भी ली। इस व्यवहार से ही कई बातें स्पष्ट हो जाती हैं। उसे पूरा विश्वास था कि जब उसने कहा कि वह इसे अपने पुराने दोस्त के लिए लाना चाहता है, तो उसके पिता उसका मतलब जरूर समझ जाएंगे। जगत मेहरा रात में पहुंचा। उसने किसी को अपने लौटने की सूचना नहीं दी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे लेने कोई नहीं आया। हालांकि जगत मेहरा 8 भुजाओं और 8 आंखों वाली लकड़ी की मूर्ति की स्थिति के बारे में बहुत उत्सुक था, लेकिन उसने रश्मि सिंह से उसके दादाजी से मिलने के लिए तुरंत संपर्क नहीं किया। इसका कारण यह था कि रक्तपान चक्र की गणना के अनुसार इस बार रक्तपान का समय कल सुबह होना चाहिए था। जब वो घर लौटा तो वहां अभी भी पक्षियों और खरगोशों की बीट की वही बदबू थी। साथ ही सड़े हुए खाने और चारे की भी बदबू आ रही थी। हालांकि उन्होंने संवेदी जानकारी पर भरोसा किया और जल्दी से पुष्टि की कि घर पर मौजूद खरगोश और कैनरी दृढ़ता से जीवित थे। स्पार्कली गोल्ड लंबी यात्रा पर जाने की तरह तुरंत उड़कर नहीं आया। इसके बजाय वो पिंजरे के बगल वाली मेज पर आंखें बंद करके लेट गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह जीजी हो। हालांकि जगत मेहरा को पूरा यकीन था कि उसमें अभी भी दिल की धड़कन चल रही थी और वह सांस ले रहा था। वो मरा नहीं था। जगत मेहरा को थोड़ी चिंता हुई कि कहीं वो बीमार तो नहीं है। वह पास गया और सावधानी से उसे अपनी हथेली पर रख लिया। उसने धीरे से उसके पंखों को संवारा। फिर पिछली टिप्पणियों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उसने उसकी वर्तमान शारीरिक स्थिति की तुलना की और निरीक्षण करने के लिए इंफ्रारेड थर्मल इमेजिंग विजुअल मोड चालू कर दिया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि सभी संकेतकों में कुछ उतार चढ़ाव है और यह थोड़ा कमजोर लग रहा था, लेकिन इसे बीमार नहीं होना चाहिए या इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। जगत मेहरा ने उसे एक तरफ रख दिया और उसके लिए पिंजरा साफ करने, उसे ताजा खाना खिलाने और बाथटब का पानी बदलने की तैयारी करने लगा। हालांकि जैसे ही वो मुड़ने ही वाला था, उसकी नजर कोने में पड़ी और उसे स्पार्कली गोल्ड फिर से मेज पर रखा हुआ दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था मानो उसने अपना सिर सीधा किया हो और आंखें खोलकर उसे देखा हो। जगत मेहरा मुड़ा और स्पार्कली गोल्ड तुरंत लेट गया। जगत मेहरा की दिलचस्पी बढ़ गई। क्या यह आदमी मरने का नाटक कर रहा था? वो जानता था कि कुछ पक्षी शिकारियों से बचने के लिए मरने का नाटक करते हैं, लेकिन वो ये भी अच्छी तरह जानता था कि स्पार्कली गोल्ड अब उससे केवल डरती नहीं थी। उनका रिश्ता वास्तव में एक साथी जैसा था, या यूं कहें कि एक गहरा लगाव था। अब उसे किसी भी चीज से बचने के लिए मरने का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो फिर वह मरने का नाटक क्यों कर रहा था? कोई शरारत? बिल्कुल नहीं। ये तो बस एक चेतावनी पक्षी था। जगत मेहरा वापस आया, उसे पलटा और धीरे से उसके पेट पर थपथपाया। स्पार्कली गोल्ड तनावग्रस्त हो गया और हिलना डुलना बंद कर दिया। अगर तुमने दोबारा मरने का नाटक किया तो मैं तुम्हें पका डालूंगा, जगत मेहरा ने धमकी दी। स्पार्कली गोल्ड अपनी जगह से नहीं हिला। जाहिर है जगत मेहरा इसे पकाने वाला नहीं था, इसलिए उसने पहले चिड़िया का पिंजरा साफ किया और उसकी जगह पानी का नया बर्तन रख दिया। फिर उसने खरगोश का पिंजरा साफ किया और उसकी जगह पानी का नया बर्तन रख दिया। इसके बाद उसने खुद अखरोट, सब्जियों और मक्के के आटे से चिड़ियों का खाना बनाया। फिर वह उसे बर्तन में ले गया और चिड़ियों को दे दिया। परिचित आवाज सुनते ही स्पार्कली गोल्ड तुरंत मेज से उठ खड़ी हुई, वापस अपने पिंजरे में कूद गई और खुशी से खाने लगी। उसकी हरकतों और विभिन्न शारीरिक प्रतिक्रियाओं से जगत मेहरा ने अनुमान लगाया कि वह इस समय विशेष रूप से
उत्साहित और खुश था और उसमें गर्व का भी संकेत प्रतीत हो रहा था। वो मन ही मन बुदबुदाए बिना नहीं रह सका। क्या इस आदमी को लगा कि उसकी नकली मौत ने मुझे उसके लिए दावत तैयार करने पर मजबूर कर दिया? जगत मेहरा को लगा कि अगली बार जब वो लंबी यात्रा पर जाए तो उसे स्पार्कली गोल्ड को रश्मि सिंह के घर पर ही छोड़ देना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि ये अकेला रह जाए। मतलब बहुत लंबे समय तक अकेला रहने पर इसका व्यवहार और भी अनिश्चित हो जाए। विश्वजीत 8 भुजाओं और 8 आंखों वाली लकड़ी की मूर्ति लेकर कार में बैठी और पता बताया। ड्राइवर तुरंत उस ओर गाड़ी लेकर निकल पड़ा। उन्होंने 2 घंटे से अधिक समय तक हाईवे से हटकर और पहाड़ी रास्तों पर गाड़ी चलाई। पहले तो विश्वजीत पिछली सीट पर बैठा था और उसने लकड़ी की नक्काशी को लापरवाही से एक तरफ रख दिया था, लेकिन उसकी नजरें बार बार उस पर टिक गई। फिर उसे अपने सपने में दिखे भयानक 8 भुजाओं और 8 आंखों वाले राक्षस की याद आ गई। अंत में उसने अपनी जैकेट उतारकर उसे उस नक्काशी से ढक लिया। जब विश्वजीत ने कार की खिड़की से उस साधारण से मठ को देखा तो उसने राहत की सांस ली। उसने अपनी जैकेट में लिपटी लकड़ी की नक्काशी उठाई और कार से बाहर निकल गया। मठ में बहुत कम लोग आते थे और उसे सुनसान ही कहा जा सकता था। दोपहर के 3 बज रहे थे और वहां एक भी आगंतुक नहीं था। दरवाजे पर भी कोई नहीं था। विश्वजीत को कोई आपत्ति नहीं थी। वो ड्राइवर को मुख्य द्वार से बाहर ले गया और मुख्य हॉल के बगल वाले गलियारे से होते हुए पिछवाड़े में चला गया। उसने दाहिनी ओर दूसरा कमरा ढूंढ लिया। दरवाजा पूरी तरह खुला हुआ था। अंदर एक आदमी था जिसने दाववादी चोगा और स्पोर्ट्स शॉर्ट्स पहन रखे थे, जिससे उसकी बालों वाली टांगें दिख रही थी। उसकी उम्र का अंदाजा लगाना नामुमकिन था। वह एक कंट्रोलर पकड़े हुए टेलीविजन की ओर मुंह करके ए वुल्फ गेम खेल रहा था। मास्टर नीतीश, विश्वजीत ने हैरानी जताई। उन्हें इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि एक दाववादी भिक्षु दाववादी मठ में PS4 खेल रहा था। दरअसल PS4 उन्हीं का उपहार था। मास्टर नीतीश ने बजाना बंद कर दिया और विश्वजीत की ओर मुड़कर देखा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बॉस विश्वजीत, आज आप यहां क्यों आए हैं? उस आदमी की पूरी दाढ़ी थी और उसके बाल दाववादी जूड़े में बंधे हुए थे। वो थोड़ा अस्त व्यस्त लग रहा था। विश्वजीत जानता था कि हालांकि ये जगह काफी छोटी थी और मास्टर नीतीश का व्यवहार किसी विशेषज्ञ जैसा नहीं था, फिर भी उनकी आमदनी काफी अच्छी थी। वह जानता था कि कुछ बड़े अधिकारी अक्सर उसे घरों की वास्तुकला और लेआउट देखने के लिए आमंत्रित करते थे। उन्होंने एक बार इस दाववादी मठ के जीर्णोद्धार के लिए धन दान करने का सुझाव दिया था। वे केंद्रीय अक्ष के साथ विस्तार करना चाहते थे और कुछ और प्रांगण और हॉल बनाना चाहते थे। कम से कम वे जेड सम्राट हॉल, 9 शाही हॉल, पूर्वी शिखर हॉल और पश्चिमी शिखर हॉल का निर्माण करना चाहते थे। आखिरकार इसके बगल की भूमि दाववादी मठ की ही थी। हालांकि मास्टर नीतीश ने इस विचार को दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया। कारण यह था कि यह बहुत बड़ा था। यहां बहुत सारे आगंतुक आते और इसकी सफाई करना बहुत मुश्किल होता। विश्वजीत ने उसके शब्दों का अंतर्निहित अर्थ समझ लिया था। उसे डर था कि वह खेल खेलने के लिए बहुत व्यस्त हो जाएगा। हालांकि मास्टर नीतीश के पेशेवर कौशल वाकई बहुत अच्छे थे। जब आप उनसे इमारत का लेआउट देखने को कहते तो वे सब कुछ स्पष्ट और तर्कसंगत तरीके से समझा देते थे। उन्हें ताओवाद के ग्रंथों का भी पूरा ज्ञान था। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो वे उसे सरल भाषा में समझा देते थे। वे आपको ताओवाद और ताओवाद के बीच का अंतर, सत्या संप्रदाय और दिव्या शक्ति संघ की विशेषताएं आदि भी बताते थे। संक्षेप में, मास्टर नीतीश से एक बार भवन का लेआउट दिखाने के बाद विश्वजीत को यह हक महसूस होने लगा कि चाहे वो कहीं भी घर खरीदे, भले ही कीमत कम न हो, वो मास्टर नीतीश से ही लेआउट दिखाना चाहेगा। मास्टर नीतीश, मुझे लगता है कि मुझे कुछ अजीब चीज मिली है,
विश्वजीत ने अपने कपड़ों में लिपटी लकड़ी की नक्काशी को निकालते हुए कहा। मास्टर नीतीश ने लकड़ी की नक्काशी को उठाया और कुछ देर तक उसे देखने के बाद पूछा, क्या हो रहा है? विश्वजीत ने अपने पीछे आए और दरवाजे के पास खड़े ड्राइवर से कहा, कार में मेरा इंतजार करो। जब कमरे में केवल वह और मास्टर नीतीश ही रह गए तो उसने मास्टर नीतीश को अपने सपने के बारे में विस्तार से बताया। हालांकि अपने पिता को दिए गए गुप्त विवरण की तुलना में उसने मास्टर नीतीश को बहुत विस्तृत विवरण दिया, जिसमें उस समय की उसकी भावनाएं, 8 भुजाओं और 8 आंखों वाले राक्षस का वर्णन और उसके शरीर में हुए बाद के परिवर्तन शामिल थे। उसने मास्टर नीतीश को सब कुछ बताया। मास्टर नीतीश ने ध्यान से सुना और बीच में नहीं टोका। वे लकड़ी की नक्काशी से खेलते हुए आंखें सिकोड़कर विश्वजीत को निहार रहे थे। जब उन्होंने खेलना समाप्त किया तो उन्होंने कहा, बॉस विश्वजीत, आपने दोपहर में शराब पी थी, है ना? विश्वजीत एक पल के लिए अचंभित रह गई। फिर उसने सिर हिलाया। मास्टर नीतीश ने कहा, मुझे तुम्हारी जीभ देखने दो। विश्वजीत ने अपनी जीभ बाहर निकाल दी। मास्टर नीतीश ने कहा, मुझे अपना बायां हाथ दो। विश्वजीत ने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया। मास्टर नीतीश ने अपनी बाईं कलाई पर 3 उंगलियां रखीं और कहा, मुझे अपना दाहिना हाथ दो। विश्वजीत की दाहिनी कलाई पर हाथ रखने के बाद मास्टर नीतीश ने कहा, क्या तुमने इससे पहले कभी कुछ अशोभनीय काम किया है? विश्वजीत स्वाभाविक रूप से मास्टर नीतीश का मतलब समझ गया था, लेकिन फिर भी उनसे यह सुनना अजीब लगा। उसने ईमानदारी से सिर हिलाया और कहा, कुछ बार। मास्टर नीतीश ने कहा, मेरी सलाह है कि आप जल्द से जल्द अस्पताल जाकर जांच करवाएं। त्वचा रोग विभाग में जाकर खून का एक नमूना दें। यह बहुत सरल है, लेकिन आपको एक अच्छे तृतीय श्रेणी के अस्पताल में जाना होगा। मैं अस्पताल की सिफारिश करता हूं। उनका त्वचा रोग विभाग देश में सर्वश्रेष्ठ है। इसके बाद आप कुछ पहलुओं में संयम बरत सकते हैं। अपनी दिनचर्या और खानपान को अधिक नियमित बनाएं। शारीरिक व्यायाम बढ़ाएं। परिवार और दोस्तों के साथ अधिक समय बिताएं और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। हाँ, विश्वजीत थोड़ा असमंजस में था। उसने मास्टर नीतीश के हाथों में मौजूद 8 भुजाओं और 8 आंखों वाली लकड़ी की मूर्ति को निश्चिंत होकर देखा और पूछा, तो फिर ये लकड़ी की मूर्ति? मास्टर नीतीश ने कहा, मनुष्य के सपने स्वयं से ही उत्पन्न होते हैं और उनकी भावनाओं के कारण बनते हैं। तथाकथित बाहरी बुरी आत्माएं केवल आपकी भावनाओं को प्रभावित कर सकती है, लेकिन वे बुरे सपने पैदा नहीं कर सकती। इसलिए मेरे अनुमान के अनुसार इसका स्रोत आपका अपना शरीर ही है। इस लकड़ी की नक्काशी की बात करें तो भुजाओं और गंजे सिर को देखिए। मुझे लगता है कि लकड़ी की नक्काशी देखने के बाद आपको लगा कि ये अंग किसी चीज से मिलते जुलते हैं। इसके अलावा आपने अभी अभी शराब पी है और आपकी भावनाएं अस्थिर थी। विश्वजीत अवाक रह गया। कुछ देर तक स्तब्ध रहने के बाद उसने घबराकर कहा, मैं पहले सपना देख रहा था। जागने के बाद ही मुझे लकड़ी की नक्काशी दिखाई दी। मास्टर नीतीश ने पूछा, क्या आपको लगता है कि दरवाजे से अंदर जाते ही शेल्फ पर बनी लकड़ी की नक्काशी दिखाई देगी? विश्वजीत ने थोड़ी देर सोचा और सिर हिलाया। ऐसा हो सकता है, लेकिन आज जब मैं दरवाजे से अंदर आई तो मैंने लकड़ी की नक्काशी पर ध्यान नहीं दिया। मास्टर नीतीश ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, जो चीजें हम देख सकते हैं वे वास्तव में हमारी सोच से कहीं अधिक है। आपको लग सकता है कि आपने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आपके अवचेतन मन ने इसकी छवि आपके दिमाग में पहले ही अंकित कर दी है। ये कहते हुए मास्टर नीतीश एक पल के लिए रुके, मानो उन्हें कुछ याद आया हो। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, छोड़िए, मैं इस क्षेत्र का विशेषज्ञ नहीं हूं। अगर आपकी दिनचर्या नियमित है और नियमित जांच के बाद आपको कोई समस्या नहीं होती, लेकिन फिर भी आपको बुरे सपने आते हैं, तो अस्पताल के मनोचिकित्सा विभाग में जाए या किसी लाइसेंस प्राप्त मनोवैज्ञानिक से परामर्श ले। इस अस्पताल का मनोचिकित्सा विभाग बुरा नहीं है। यह दुनिया का सबसे अच्छा विभाग है। अगर आपके पास करने को कुछ नहीं है तो आप वहां जाकर जांच करवा सकते हैं।
विश्वजीत को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह दाढ़ी वाले मास्टर नीतीश को जटिल भावों से घूर रहा था। मास्टर नीतीश ने मानो उनके संदेह को भांप लिया और कहा, हर पेशे की अपनी विशेषज्ञता होती है। बॉस विश्वजीत, अगर आप चाहते हैं कि मैं इमारत या आसपास के वातावरण का जायजा लूं, तो ये मेरा कर्तव्य है। लेकिन यह स्पष्ट रूप से शारीरिक और मानसिक समस्या है। बेहतर होगा कि आप किसी अधिक पेशेवर व्यक्ति को नियुक्त करें। हम किस युग में जी रहे हैं? ये मत सोचो कि हम भिक्षु सब कुछ संभालेंगे। इलाज के डर से अपनी बीमारी मत छिपाओ। अगर डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है तो डॉक्टर के पास जाओ। पहले हम भिक्षुओं को सब कुछ सीखना पड़ता था और लोगों को डॉक्टर के पास ले जाने में मदद करनी पड़ती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि आम लोगों के लिए डॉक्टर के पास जाना सुविधाजनक नहीं था। लेकिन अब स्थिति अलग है। उन डॉक्टरों और विशेषज्ञों ने अपना अधिकांश जीवन किसी विशेष प्रकार की बीमारी का अध्ययन करने में व्यतीत किया है। वे हमसे कहीं अधिक पेशेवर हैं। विश्वजीत को मास्टर नीतीश की बात पूरी तरह समझ नहीं आई, लेकिन भूविज्ञान में माहिर गुरु से ये सुनना उन्हें बहुत अजीब लगा। फिर भी किसी कारणवश उन्हें लगा कि उनकी बात में कुछ सच्चाई है, और उन्हें यह भी नहीं लगा कि इससे ताओवादी होने की उनकी मूल छवि को कोई नुकसान पहुंचा है। मास्टर नीतीश के शब्द वाकई ताजगी भरे हैं। ताओवाद के स्वरूप पर जोर देता है। परिवर्तन की पुस्तक और 8 त्रिकोण ताओवाद के स्वरूप का अनुसरण करते हैं। भौतिकी और रसायन विज्ञान भी ताओवाद के स्वरूप का अनुसरण करते हैं। ऐसा नहीं है कि नई चीजें हमेशा बेहतर होती है, और न ही ऐसा है कि पुरानी चीजों को बदला नहीं जा सकता। सब कुछ परिणाम पर निर्भर करता है। हमें समय के साथ चलना होगा, है ना? मास्टर नीतीश बोलते हुए अपने हाथ में पकड़ी लकड़ी की नक्काशी को ऊपर उठाते हुए बोले, लेकिन ये लकड़ी की नक्काशी वाकई बहुत दिलचस्प है। मुझे भी ये बहुत पसंद है। अगर बॉस विश्वजीत को लगता है कि ये भद्दी है, तो आप इसे मुझे क्यों नहीं दे देते, या फिर मुझे बेच दो। मैं 500 रुपये दूंगा। ये मेरे पिता की है। उनकी अनुमति के बिना मैं इसे देने की हिम्मत नहीं कर सकती, विश्वजीत ने जल्दी से कहा। ओह, मैं समझा। मास्टर नीतीश ने सिर हिलाया और कोई आपत्ति नहीं जताई। उन्होंने लकड़ी की नक्काशी विश्वजीत को लौटाते हुए कहा, यह लकड़ी की नक्काशी वाकई काफी दिलचस्प लग रही है। बॉस विश्वजीत, आपको जल्द से जल्द अस्पताल जाकर जांच करवा लेनी चाहिए। मास्टर नीतीश के घर से बाहर निकलकर मुख्य हॉल के सामने खड़े होकर विश्वजीत थोड़ा खोया हुआ सा था। उसने अपनी कनपटी रगड़ी और बगल के दरवाजे के चौखट पर लिखे एक दोहे पर उसकी नजर पड़ी। बुरे इरादों से धूप जलाने में कोई लाभ नहीं है। धर्मप्रायण शरीर से मेरी पूजा न करने में कोई हानि नहीं है। अपने हाथ में मौजूद लकड़ी की नक्काशी को देखते हुए वह सोचने लगा कि क्या वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। मास्टर नीतीश की बातें सही थी। चूंकि उन्हें अपने शरीर में किसी समस्या की आशंका थी, इसलिए जांच करवाना ही बेहतर था। इसलिए उसने चुपके से कल अस्पताल जाकर पूरे शरीर की जांच करवाने का फैसला किया। जाहिर है, इसमें त्वचा रोग विभाग में जाकर खून का एक सैंपल देना भी शामिल था। फिर वो अपनी कुछ प्रेमिकाओं के साथ शव विच्छेदन करता था। जब वो व्यापारिक यात्रा पर होता था, तो वो अपने शरीर के निचले हिस्से का ध्यान रखता था। उसका मानना था कि थोड़े ही समय में उस भयानक दुस्वप्न और 8 भुजाओं और 8 आंखों वाले राक्षस को याद करने मात्र से ही उसकी इच्छाएं शांत हो जाएंगी। हालांकि कार में बैठने के बाद भी विश्वजीत खुद को अपने पिता को फोन करने से नहीं रोक पाई। पिताजी, क्या आपको भी बुरा सपना आया था? क्या ये लकड़ी की नक्काशी से जुड़ा कोई बुरा सपना था? विश्वजीत का सवाल बहुत सीधा था। वह जानता था कि इसके पीछे कोई न कोई कारण जरूर होगा, वरना उसके पिता चुपचाप उसे वह लकड़ी की मूर्ति बाहर लाने की अनुमति नहीं देते। क्या कभी कभार बुरे सपने आना सामान्य बात नहीं है? इस बारे में ज्यादा हंगामा मत करो। मास्टर नील का लहजा थोड़ा अधीर था। विश्वजीत को उसके शब्दों का अर्थ समझ आ गया। उसके पिता ने भी 8 भुजाओं
और 8 आंखों वाली लकड़ी की मूर्ति से संबंधित सपना देखा था। पापा, मुझे नानी की चिंता हो रही है। उसकी वो सहेली, क्या ऐसा हो सकता है कि वो किसी अपवित्र काम में शामिल हो गई हो? अपना दिमाग साफ करो। उस लकड़ी की नक्काशी को खोना मत। 2 दिनों के भीतर मुझे लौटा देना। बस इतना ही। फोन रखते समय मास्टर नील थोड़े गुस्से में लग रहे थे। विश्वजीत ने इस बारे में सोचा और फिर से रश्मि सिंह को फोन किया। नाना, मैं आज दोपहर आपके दादाजी के घर गई थी। आपके दादाजी का स्वास्थ्य काफी अच्छा है। ओह, हाँ, मैंने 8 भुजाओं और 8 आंखों वाली लकड़ी की एक मूर्ति देखी थी। मैंने सुना था कि इसे आपके दोस्त ने बनाया था। ओह, क्या सच में इसे उन्होंने ही बनाया था? क्या उन्होंने कुछ और भी तराशा था? जन्मदिन का तोहफा? किस प्रकार? क्या? सा? बॉल? ओह, एक एनीमे कैरेक्टर। अच्छा, वैसे आजकल आपकी नींद कैसी चल रही है? क्या आपको कोई बुरे सपने आए? कुछ नहीं, बस पूछ रही थी। नहीं? ओह, ये तो अच्छा है। फोन रखने के बाद भी विश्वजीत थोड़ा चिंतित था। इसलिए उसने दोनों स्थितियों के लिए तैयारी करने का फैसला किया। उसने सिर उठाकर गाड़ी चला रहे ड्राइवर से पूछा, ओल्ड देसाई, आपने जिस मास्टर का जिक्र किया था, जो भूत भगाने में माहिर है, वो कहाँ है? ड्राइवर, ओल्ड देसाई विश्वजीत को पहाड़ से नीचे ले गया और राजमार्ग से शहर की ओर लौट आया। फिर वे एक पॉश रिहायशी इलाके में गए। कार पार्क करने के बाद दोनों एक इमारत में दाखिल हुए। एक योग स्टूडियो के बगल में एक कंसल्टिंग कंपनी थी। प्रवेश द्वार पर कांच की दीवार पर ढेर सारे प्रमाण पत्र और पुरस्कार टंगे हुए थे। साथ ही कुछ प्रसिद्ध स्थानीय उद्यमियों और कलाकारों की तस्वीरें भी लगी हुई थी। ये जगह वाकई बहुत ही शानदार लग रही थी। विश्वजीत ने तस्वीरों में कुछ जाने पहचाने चेहरे भी देखे। उनमें से एक रियल एस्टेट कारोबारी सीईओ गगन थे, जिन्होंने नीतीश आचार्य से उनका परिचय कराया था। नमस्ते, मैं आपको कैसे मदद कर सकता हूं? एक युवा और आकर्षक व्यक्ति, जिसने सिलाई किया हुआ और फैशनेबल दाववादी वस्त्र पहना हुआ था, आगे आया और पूछा। ओल्ड देसाई ने कहा, हमारे मालिक को आपसे कुछ पूछना है। दाववादी। कुछ देर बाद खूबसूरती से सजाए गए शांत कमरे में अपने जूते उतारे हुए विश्वजीत सफेद बालों और सफेद भौं वाले दाववादी के सामने पालथी मारकर बैठ गए। जी हां, ये व्यक्ति दाववादी के नाम से भी जाना जाता था। विश्वजीत ने लकड़ी की नक्काशी भी बाहर निकाली और फिर उसे दोपहर में देखे गए सपने के बारे में बताया। ये सुनकर ताओवादी पुजारी ने धीरे से सिर हिलाया और गंभीर भाव से लकड़ी की नक्काशी को घूरने लगा। जोश से भरी और प्रभावशाली आवाज में उसने कहा, सचमुच इस बेचारे ताओवादी को भी बुराई का आभास हुआ। ये लकड़ी की नक्काशी उचित नहीं है। दाओवादी होने के नाते ये गलत कैसे है? विश्वजीत ने जल्दी से पूछा। नीतीश आचार्य से कुछ बार बातचीत करने के बाद उसे विस्तार से पूछने की आदत हो गई थी। उस दाओवादी ने सिर हिलाकर कहा, अनुष्ठान पूरा करने के बाद ही आपको पता चलेगा। शांत कमरे में उसके बगल में बैठे युवक ने तुरंत ही मधुर स्वर में कहा, मिस्टर विश्वजीत, हमारे पास 3 अलग अलग प्रकार के अनुष्ठान हैं। वे हैं, शुल्क है, यदि आप 1 लाख रुपए से अधिक का शुल्क देते हैं और वीआईपी बन जाते हैं, तो हम आपको सीधे एक बुनियादी अनुष्ठान सेट मुफ्त में देंगे। आपकी स्थिति के अनुसार समस्या केवल इस लकड़ी की नक्काशी से ही संबंधित नहीं हो सकती है। दोपहर के भोजन के दौरान आप जिस कमरे में हैं, उसे भी बुरी शक्तियों को दूर करने के लिए किसी अनुष्ठान की आवश्यकता हो सकती है। अरे, वीआईपी या किसी कमरे की कोई जरूरत नहीं है। दोपहर के भोजन को छोड़कर पहले कभी कोई समस्या नहीं हुई। समस्या शायद इस लकड़ी की नक्काशी में है। आपको बस इस लकड़ी की नक्काशी पर विधि विधान करना है और फिर मुझे बताना है कि समस्या कहाँ है। फिर
अनुष्ठान पर चर्चा करने और ये पुष्टि करने के बाद कि विश्वजीत वहां देखने के लिए नहीं रुकेंगे, युवक उन्हें बाहर ले गया। मिस्टर विश्वजीत, हालांकि आपका देखने का इरादा नहीं है, फिर भी हम भूत भगाने की पूरी प्रक्रिया को वीडियो में रिकॉर्ड करके आपको भेज देंगे ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि अनुष्ठान संपन्न हो। इसके अलावा आपको एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी जिससे ये साबित हो सके कि ये एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। कुल शुल्क 6,999 रुपए है। चूंकि आप पहली बार यहां आए हैं, इसलिए हम आपको छूट दे रहे हैं। वास्तविक शुल्क 6,666 रुपए है। क्या आप कार्ड, बैंक ट्रांसफर, व्हाट्सएप या फोन पे के माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं? बिल चुकाने और बाहर आने के बाद विश्वजीत को विशेष रूप से असहज महसूस हुआ। दूसरी पार्टी स्पष्ट रूप से बेहद पेशेवर, सेवाभावपूर्ण और विचारशील थी। फिर भी विश्वजीत को लगा कि वे भरोसेमंद नहीं हैं। तभी उन्होंने अपना फोन उठाया और सीईओ गगन को फोन किया, जिन्होंने कंसल्टिंग कंपनी के प्रवेश द्वार पर लगी तस्वीर देखी थी। ओल्ड गाओ, मैं विश्वजीत हूं। मैं आज आर्केन टावर में एक कंसल्टिंग कंपनी में कुछ काम से गई थी और वहां आपकी तस्वीर देखी। जी हां, वही दाववादी। उसकी दाववादी विद्या कैसी है? क्या ये भरोसेमंद है? वो तो पैसे का लालची है। क्या मैंने आपको दाववादी नीतीश से परिचित नहीं कराया था? तुम उस बूढ़े धोखेबाज को ढूंढने क्यों गए थे? गुस्सैल स्वभाव वाले सीईओ गगन उस ऋषि जैसे दाववादी को स्पष्ट रूप से नीचा समझते थे। विश्वजीत स्तब्ध रह गई, फिर बोली, दाववादी नीतीश मेरे लिए ऐसा नहीं कर सकते। ये ठीक नहीं है। दाववादी नीतीश मेरे लिए ऐसा नहीं करेंगे। वो चाहते हैं कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं। तो फिर तुम बीमार हो, जल्दी करो और डॉक्टर से मिलो। अगर आप उस बूढ़े धोखेबाज की बात मानेंगे तो पैसों की ठगी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपका इलाज टल गया तो रोने तक की जगह नहीं बचेगी। मैं अगले साल आपके शोक सभा में शामिल नहीं होना चाहता, सीईओ गगन ने गुस्से से कहा। सीईओ गगन से फोन पर बात खत्म करने के बाद विश्वजीत असमंजस में अपना फोन पकड़े रहा। वह अपने ही फैसले को लेकर असमंजस में था। तो क्या उस लकड़ी की मूर्ति में कोई समस्या थी? 30 अक्टूबर सुबह 8 बजे जगत मेहरा, जो 25 घंटे सोया था, अपने बिस्तर से उठ बैठा। उसने हमेशा की तरह अपने शरीर की स्थिति की जांच की, कुछ डेटा को मापा और गणना की, खरगोश और पक्षी के पिंजरे को साफ किया, पानी बदला और फिर उन विभिन्न वस्तुओं को महसूस करना शुरू किया जिन्होंने उसके साथ संबंध स्थापित कर लिया था। 8 भुजाओं और 8 आंखों वाली उस लकड़ी की मूर्ति से उसका अब भी एक जुड़ाव था, लेकिन यह केवल अस्तित्व का एक साधारण एहसास था। इससे संबंधित कोई अन्य भावना या अनुभूति नहीं थी। समर्थ सिटी में उन्होंने जो 3 सुलेख लिखे थे, उनमें से 2 जो उन्होंने अपने पिता और जिया राठौर के लिए छोड़े थे, उनसे एक संबंध स्थापित हो गया था। केवल एक ही ऐसा सुलेख था जिससे कोई संबंध स्थापित नहीं हो पाया था। हालांकि ये उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप ही था, क्योंकि उन दोनों रचनाओं को लिखने में काफी समय लगा था। चाणक्य नीति को लिखने में 4 घंटे से अधिक का समय लगा और ए पर्सन लाइक मी के बोल लिखने में लगभग 2 घंटे लगे। तीसरी रचना फिल्म द स्माइलिंग, प्राउड वांडरर, इनविंसिबल इन द ईस्ट में दिखाई देने वाली एक पंक्ति थी। ये हुआंग झान द्वारा लिखित आधुनिक 7 शब्दों से ली गई थी। संसार की हवाएं और बादल मेरी पीढ़ी से आते हैं। एक बार जब मैं जयनगर में प्रवेश करता हूं तो समय तेजी से बीत जाता है। वर्चस्व एक मजाक है, लेकिन जीवन नशे में धुत जीवन के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि जगत मेहरा ने सिर्फ ये 2 पंक्तियां लिखी, इसलिए ज्यादा समय नहीं लगा। इसमें सिर्फ 10 मिनट लगे। लिखते समय उन्हें विभिन्न वुक्सिया फिल्मों को देखते समय उत्पन्न हुई वीर भावना और उच्च विचारों की याद आई। वे उन्हें शब्दों में समाहित करना चाहते थे, लेकिन यह स्पष्ट था कि वे सफल नहीं हो पाए। जब वह लिख रहा था तो उसकी भावनाएं वास्तव में काफी तीव्र थी। हालांकि
लेखन और सुलेख के पहले 2 नमूनों में अंतर यह था कि इसमें भावनात्मक शुद्धि का भाव नहीं था। ये इस बात का संकेत होना चाहिए कि एक विशेष संबंध स्थापित हो गया था। ठीक वैसे ही जैसे किसी वस्तु के साथ ESP कनेक्शन स्थापित करते समय आंखों में एक सफेद रोशनी चमकती है, वो सुलेख की उन 2 कृतियों के अस्तित्व को लकड़ी की मूर्ति की तरह ही महसूस कर सकता था, लेकिन फिलहाल उसे इसके अलावा कोई और अनुभूति नहीं हो रही थी। कुछ और दिनों के अवलोकन के बाद उन्हें विश्वास था कि वे अधिक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तब वे इस संबंध के कार्य और अस्तित्व का निर्धारण कर पाएंगे। 2 सुलेखों के अलावा रक्त पीने से पहले जगत मेहरा ने अभी अभी खरीदे गए विभिन्न आकारों के 6 बॉक्सवुड के टुकड़ों के साथ ESP कनेक्शन स्थापित किया था। चूंकि वह पहले भी कई बार बॉक्सवुड के साथ ESP कनेक्शन स्थापित कर चुका था, इसलिए उसकी गति और भी तेज होती जा रही थी। हालांकि एक और बात ने उसका ध्यान खींचा। उसने मोटी लड़की शर्मिला टंडन को जो HR पेपर एक दिया था, वो कमजोर हो गया था। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं, फिर भी यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। आखिरकार जिस पेपर टॉवेल 2 इंच से उन्होंने सबसे पहले ESP कनेक्शन स्थापित किया था, वो पहले ही यूरोप के रास्ते में था। कनेक्शन अभी भी बहुत स्पष्ट था। क्या चल रहा है? क्या शर्मिला टंडन में उस पदार्थ या ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता है जिसके साथ मैंने संबंध स्थापित किया है? या फिर क्या उस पदार्थ का उपयोग बढ़ने के साथ साथ उसकी मात्रा कम होती जाएगी? क्या मोटी लड़की उस कागज के टुकड़े को हर दिन मोड़ती है? हालांकि वह इस संभावना से इनकार नहीं कर सकता था कि HR पेपर क्षतिग्रस्त हो गया था। आखिरकार कागज कोई सिक्का तो नहीं था और उसे नुकसान पहुंचाना कहीं अधिक आसान था। ऐसा लग रहा था कि जब भी उसे समय मिलेगा, उसे स्टार सिटी की यात्रा करनी पड़ेगी। जगत मेहरा ने सबसे पहले अपनी मां को फोन किया। उनका अभिवादन करने के बाद वो कुछ देर तक बड़बड़ाता रहा। उसे ठीक ठीक समय नहीं पता था कि 25 घंटे की नींद के दौरान उसके मन में चाणक्य नीति के साथ एक विशेष संबंध कब स्थापित हो गया था। हालांकि अगर यह संबंध पिछली रात से पहले स्थापित हो गया था, तो भले ही वह अभी भी सो रहा था और सुलेख को सक्रिय रूप से महसूस नहीं कर सकता था, यह बहुत संभव था कि उसके माता पिता के सपने सुलेख से प्रभावित हुए हों। 8 भुजाओं और 8 आंखों वाली लकड़ी की नक्काशी के पिछले 2 उदाहरणों के अनुसार, यदि उसके माता पिता सपने में देखें तो उन्हें वह बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देगा जो उनके पड़ोस में रहता था और जिसने कॉपर स्टोन टाउन में उनके आगमन पर उन्हें सुलेख सिखाया था। और सपने में मुख्य भावना उदासी होनी चाहिए, क्योंकि वह बूढ़ा आदमी और जगत मेहरा आधे शिक्षक थे और उसकी मां के सामान्य स्वभाव के कारण अगर उसने वास्तव में कोई सपना देखा होता तो वह जगत मेहरा के पूछने से पहले ही इसका जिक्र कर देती। हालांकि 10 मिनट से अधिक समय तक बातचीत करने के बाद भी उसकी मां ने सपने या उसके पिता की स्थिति के बारे में कुछ भी नहीं बताया, इसलिए ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने इसके बारे में सपना नहीं देखा था। इसलिए फोन रखने के बाद जगत मेहरा ने थोड़ी देर के लिए व्हाट्सएप पर जिया से बात की और पूछा कि क्या वो उसकी सुलेख कला का अध्ययन कर रही थी। जिया राठौर ने केवल उनकी चैट का स्क्रीनशॉट भेजकर जवाब दिया। उसने जगत मेहरा की सुलेख की एक तस्वीर किसी और को भेजी थी और दूसरे व्यक्ति की टिप्पणी थी, बहुत अच्छी नहीं। जगत मेहरा हक्का बक्का रह गया और वह कुछ बोल नहीं पाया। जगत मेहरा ने घर पर 1 घंटे तक कठिन हाइट का अभ्यास किया। उन्होंने इसमें खुद से तैयार किए गए कठिन जिम्नास्टिक और बिना दस्ताने के किए जाने वाले प्रशिक्षण व्यायाम भी शामिल किए। हालांकि उनका वर्तमान प्रशिक्षण और रूपांतरण का मुख्य केंद्र मस्तिष्क और इंद्रियों पर था, फिर भी वे अपने शरीर के प्रशिक्षण को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं करेंगे। वे ये नहीं भूले थे कि उन्होंने विशाल उल्लू से कैसे लड़ाई लड़ी थी और कैसे उन्होंने कुछ ही सेकंड में तरुण गोयल को मार डाला था। अभ्यास करने के बाद
जगत मेहरा ने अपनी सांसों को शांत किया और नक्काशी करने के लिए बॉक्सवुड का एक टुकड़ा उठाना शुरू किया। इस बार उसकी भावनाएं उत्साहित और खुश थी, क्योंकि वह मृत्यु सम्राट आथरस की मूर्ति बना रहा था। उसके मन में वह समय याद आ गया जब वह, जतिन और पूरा गिल्ड पूरी तरह से तैयार थे और लगातार लड़ाइयों के बाद उन्होंने आखिरकार सर्वर पर पहली जीत हासिल की थी। वह सुबह 10:30 बजे से शाम 4 बजे तक काम करता था। नक्काशी के औजारों और सामग्रियों के साथ उसका ESP कनेक्शन स्थापित हो चुका था और उसने पहले भी कई मूर्तियां बनाई थी, इसलिए उसे बॉक्सवुड की नक्काशी का अच्छा खासा अनुभव था। तो उसकी नक्काशी की गति अल्टोरिया और 8 भुजाओं और 8 आंखों वाली लकड़ी की नक्काशी से कहीं अधिक थी। साथ ही उसने फ्रॉस्टमोन नामक विशाल तलवार को प्लग इन संस्करण में बदल दिया था, जिससे काम की कठिनाई काफी कम हो गई थी और उसके क्षतिग्रस्त होने की संभावना भी कम हो गई थी। हालांकि अपना काम पूरा करने के बाद जगत मेहरा ने कवच पहने और एक विशाल तलवार पकड़े हुए मृत्यु सम्राट आथरस की ओर देखा और भौहें चढ़ा ली। ऐसा नहीं था कि लकड़ी की नक्काशी खराब थी या उसमें कोई खामी थी। उनके स्तर पर तैयार उत्पाद पहले से ही बहुत अच्छा था। हालांकि उन्हें वह संतुष्टि महसूस नहीं हुई जो उन्हें 8 भुजाओं और 8 आंखों वाली लकड़ी की नक्काशी पूरी करने के बाद या चाणक्य नीति और ए पर्सन लाइक मी के बोल लिखने के बाद हुई थी। क्या वो विशेष संबंध स्थापित नहीं कर सका? ऐसा नहीं होना चाहिए। इस प्रक्रिया के दौरान उसने जितना समय, ध्यान और भावनाएं ग्रहण की थी, उसके हिसाब से उसे इस बार संबंध स्थापित करने में सक्षम होना चाहिए था। क्या ऐसा हो सकता है कि लकड़ी ने पहले ही एक विशेष आध्यात्मिक संबंध स्थापित कर लिया था, इसलिए नक्काशी की प्रक्रिया एक और विशेष संबंध स्थापित नहीं कर सकी और फॉर्मेट संगत नहीं था? जगत मेहरा को यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने बॉक्सवुड का एक और टुकड़ा लिया और नक्काशी जारी रखी। इस बार वो घर पर ही ग्लिटर गोल्ड नाम की कैनरी चिड़िया की मूर्ति बना रहा था। ग्लिटर गोल्ड का गहन अध्ययन करने के कारण जगत मेहरा को इसके हर एक पंख की अच्छी जानकारी थी। उसे इनकी तुलना करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। वह अपनी स्मृति के आधार पर ही सभी बारीकियों को उकेर सकता था। नक्काशी की प्रक्रिया के दौरान उन्हें आनंद और स्वतंत्रता की भावनाएं महसूस हुई। उन्होंने विशाल उल्लू के आवाज का पता लगाते समय जंगल में की गई अपनी बेफिक्री भरी दौड़ और शिकार की कल्पना की। उन्होंने विशाल उल्लू की यादों में आकाश में उड़ने और धरती को निहारने के एहसास की कल्पना की। हालांकि नक्काशी को पूरा करने में लगभग 5 घंटे बिताने के बाद जगत मेहरा ने सजीव दिखने वाली चमकदार सोने की लकड़ी की नक्काशी को भावहीन निगाहों से देखा। वो वास्तव में उस विशेष जुड़ाव को स्थापित नहीं कर सका। हालांकि उसने दोबारा खून पीने के बाद इसका परीक्षण नहीं किया था, फिर भी उसे उस तरह का आनंद महसूस नहीं हुआ। अपने पिछले अनुभव के आधार पर शायद वह इस संबंध को स्थापित नहीं कर सका। ESP कनेक्शन और ये नया विशेष कनेक्शन वास्तव में एक साथ मौजूद नहीं रह सकते। जगत मेहरा ने पूरा दिन उन 2 लकड़ी की नक्काशी पर काम करने में बिताया। उसने सोचा था कि ESP कनेक्शन बनाने के लिए उसने जिन सामग्रियों का इस्तेमाल किया था, उनके साथ एक विशेष संबंध स्थापित करना आसान होगा, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि ये विफल हो जाएगा। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि ESP कनेक्शन तर्कसंगत अवलोकन पर आधारित कनेक्शन था, और वह कनेक्शन जिसने उसे दूसरे लोगों की भावनाओं और सपनों को महसूस करने की अनुमति दी, वह एक भावनात्मक कनेक्शन था। जगत मेहरा अब भी अपनी आदत के अनुसार उन घटनाओं की व्याख्या करता था जिन्हें वह समझ सकता था। रात के 10 बज चुके थे और उसने फिलहाल लकड़ी की नक्काशी के मामले को एक तरफ रखने का फैसला किया। उसने उन 3 वस्तुओं को महसूस करने की कोशिश की जिनसे उसका एक विशेष संबंध स्थापित हो गया था। सुलेख की दोनों कृतियां अभी भी अनुत्तरदायी थी, लेकिन 8 भुजाओं
और 8 आंखों वाली लकड़ी की नक्काशी ने प्रतिक्रिया दी। इससे जगत मेहरा बेहद उत्साहित हो गया। वह तुरंत सीधा बैठ गया और उसे महसूस करने के लिए तैयार हो गया। ऐसा लगा जैसे वह अपने फोन पर स्क्रॉल कर रहा हो और आखिरकार उसे उस देवी का जवाब मिल गया हो जिसका वह पीछा कर रहा था। हालांकि जैसे ही उसने उन भावनाओं को महसूस किया जो स्पष्ट रूप से उसकी नहीं थी और धुंधली छवि देखी, वो इतना चौंक गया कि वह पीछे की ओर झुक गया और लगभग अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। धत तेरे की, ये सब क्या बकवास है। हालांकि पिछली 2 बार उसने जो तस्वीरें देखीं वे अलग अलग थी, लेकिन दोनों ही बार वह बिस्तर पर लेटा हुआ था। लेकिन इस बार अपने भय के कारण उसे अपने प्रत्यक्ष अनुभव से यह दृश्य दिखाई दिया कि वह उबलते तेल के एक विशाल बर्तन में डूबा हुआ है। वो लगातार उबल रहा था और कई भयानक राक्षस उसके शरीर को फाड़कर खा रहे थे। 8 भुजाओं और 8 आंखों वाला राक्षस भी उनमें शामिल था, लेकिन उसने खाने में भाग नहीं लिया। इसके बजाय उसने अपना सिर झुकाया और भावुक व्यक्ति की ओर देखने लगा। जगत मेहरा ने राक्षसों के बीच से झांक कर देखा कि कुछ दूरी पर कई सामान्य दिखने वाले मनुष्य थे। उनमें पुरुष और महिलाएं, बूढ़े और जवान सभी शामिल थे। वे सभी दूर से उसे देख रहे थे और तालियां बजाकर अपनी सहमति जता रहे थे। इस आदमी ने क्या किया? वो वास्तव में अपनी स्थिति और अपने बदले हुए रूप से भयभीत था। क्या वह दृश्य भयावह था? जगत मेहरा, जिसके पास पहले से ही तरुण गोयल की अधिकांश यादें थी, ने सोचा कि वह पहले ही बहुत सारे डरावने दृश्य देख चुका है और उसकी नसें पहले से ही बहुत मजबूत हो चुकी है। लेकिन यह दृश्य, उसने वास्तव में इसे पहले कभी नहीं देखा था। यह बहुत ही प्रभावशाली था। जगत मेहरा को भावुक व्यक्ति को लेकर थोड़ी चिंता भी थी। वह दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को भांप सकता था और अच्छी तरह जानता था कि ये भावनाएं उसकी नहीं हैं। इसलिए भावनाओं के कारण शारीरिक और मानसिक प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। लेकिन भावुक व्यक्ति अलग था। इस तरह का तीव्र भय सपने में भी गहरा प्रभाव डाल सकता था। चूंकि ये लकड़ी की नक्काशी रश्मि सिंह के दादाजी के पास थी, इसलिए इससे प्रभावित होने वाले लोग रश्मि सिंह के रिश्तेदार भी हो सकते थे। ये अच्छा विचार नहीं था, जगत मेहरा सोचने लगा। उसे कल रश्मि सिंह से संपर्क करने और लकड़ी की नक्काशी वापस लाने का कोई न कोई तरीका ढूंढना ही था। लोगों को बार बार डरावने सपने दिखाना ठीक नहीं था। हालांकि जिस बात ने उन्हें हैरान कर दिया वो ये थी कि तीनों सपने अलग अलग लोगों द्वारा क्यों देखे गए प्रतीत होते थे। क्या ऐसा हो सकता है कि लकड़ी की मूर्ति का स्थान बदल गया हो? 8 भुजाओं और 8 आंखों वाली लकड़ी की मूर्ति को देखने का अनुभव समाप्त होने के बाद जगत मेहरा ने लगभग 11 बजे चाणक्य नीति से एक प्रतिक्रिया महसूस की। इस बार उसने जो भावनाएं महसूस की वे ठीक वैसी ही थी जैसी उसने उम्मीद की थी। ये पुरानी यादें और थोड़ी सी उदासी थी। उसने जो सपना देखा वो एक शोक सभा का था। बीच में लगी काली सफेद तस्वीर से वो पहचान गया कि ये उसके पिता का सेना में साथी था। 10 साल से भी अधिक समय पहले उसकी एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उसके पिता के एक साथी के साथ सेना में उसका बहुत घनिष्ठ संबंध था। हालांकि सेना से छुट्टी मिलने के बाद वे एक ही जगह पर नहीं थे, फिर भी वे कभी कभी एक दूसरे से संपर्क करते थे। जगत मेहरा ने भी बचपन में उसे कई बार देखा था। उसे पहले से ही पता चल गया था कि यह उसके पिता का सपना था। वह देख सकता था कि शोक मनाने वाली भीड़ में वह बूढ़ा व्यक्ति भी था जो बगल के कॉपर स्टोन टाउन में रहता था और जगत मेहरा को सुलेख लिखना सिखाता था। जगत मेहरा जानता था कि वह बूढ़ा व्यक्ति सुलेख से उत्पन्न भावनाओं का ही प्रतिबिंब था। फिर जगत मेहरा ने अपने पिता और साथी के पहली बार सेना में प्रवेश करने की तस्वीरें एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण से देखी। स्वाभाविक रूप से इन तस्वीरों में पड़ोस में रहने वाला बूढ़ा व्यक्ति भी शामिल था।
ये देखकर कि उस बूढ़े व्यक्ति का दयालु और मिलनसार स्वभाव अभी भी वैसा ही था जैसा कि जगत मेहरा के जूनियर हाई स्कूल के दूसरे वर्ष में था, वो भी थोड़ा भावुक हो गया। सपना जल्दी ही खत्म हो गया और जगत मेहरा ने जिया राठौर को दिए गए गीतों को समझने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। समय देखा तो सुबह के 2 बज चुके थे। क्या जिया अभी भी जाग रही थी, या फिर यह कि सुलेख अस्पताल के कार्यालय में रखा गया था और इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, या फिर वह रात में अस्पताल में ड्यूटी पर थी और आराम करने के लिए घर नहीं गई। फिलहाल जगत मेहरा ने इस मामले को एक तरफ रख दिया और चाणक्य नीति को महसूस करने का प्रयास जारी रखा। कुछ ही समय बाद उसे संवेदी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। इस बार वह जिस सपने में प्रवेश कर रहा था वह स्पष्ट रूप से उसकी मां का सपना था। इससे यह भी सिद्ध हुआ कि इस प्रकार की वस्तु जो एक विशेष संबंध स्थापित कर चुकी थी, एक ही समय में कई लक्ष्यों को प्रभावित करके स्वप्न उत्पन्न नहीं कर सकती थी। हालांकि कुछ समय बाद ये अन्य लक्ष्यों को प्रभावित करना जारी रख सकती थी। ऐसा प्रतीत होता था कि इसका एक निश्चित प्रभाव समय समाप्त हो जाता था। हालांकि जगत मेहरा अपनी मां के सपने को देखकर काफी हैरान रह गया। दरअसल वो घर के बैठक कक्ष में टीवी देख रही थी। नाटक में एक किरदार की मृत्यु हो गई थी। उनकी मां की भावनाएं नाटक के उस किरदार से जुड़ गई और वे उदासी और पुरानी यादों में डूब गई। पास ही में बगल वाले घर का बूढ़ा आदमी अपने पिता के साथ सोफे पर बैठा शतरंज खेल रहा था। अपनी मां का सपना खत्म होने के बाद जगत मेहरा ने इस नए विशेष संबंध के बारे में अपना आकलन व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। अब तक कुल 3 वस्तुएं संबंधित थी। 8 भुजाओं और 8 आंखों वाली लकड़ी की नक्काशी और सुलेख की 2 कृतियां, और उसने सपने में इन दृश्यों को 5 बार अनुभव किया था। यह देखा जा सकता था कि जब ये वस्तुएं, जिनसे एक विशेष संबंध स्थापित हो चुका था, किसी के पास होती थी, तो जगत मेहरा मालिक की भावनाओं को अस्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। हालांकि वो मालिक के स्थान का पता नहीं लगा सकता था, नहीं वो कोई चित्र देख सकता था या कोई संवेदी जानकारी प्राप्त कर सकता था। जब वस्तु के पास बैठा व्यक्ति सो जाता था तो जगत मेहरा द्वारा वस्तु पर दी गई भावनाएं उस व्यक्ति पर आत्मसात हो जाती थी, जिससे सोते हुए व्यक्ति में भी वही भावनाएं उत्पन्न हो जाती थी। फिर सपने आने लगते थे। जगत मेहरा अपनी दृष्टि से उन सपनों को देख सकता था। उन्होंने अनुमान लगाया कि जब व्यक्ति जागृत अवस्था में होता है तो इन वस्तुओं का, जिनके साथ विशेष संबंध स्थापित हो चुका होता है, पर्याप्त भावनात्मक प्रभाव नहीं होता। इसलिए वे स्वामी की भावनाओं को आत्मसात नहीं कर पाती। वे केवल स्वामी की भावनाओं को जगत मेहरा तक ही पहुंचा पाती है। जब व्यक्ति सो रहा होता था तभी वे उस पर इतना प्रभाव डाल सकते थे कि व्यक्ति को सपने दिखाई दे और सपने से प्रतिक्रिया प्राप्त कर सके। पूर्व में प्रयुक्त मानसिक धमकी, भावनात्मक आत्मसातकरण और प्रक्षेपण उपस्थिति की तुलना में इन मदों का भावनाओं पर प्रभाव केवल कमजोर ही कहा जा सकता है। ये उपकरण राउटर की तरह थे। जगत मेहरा इनके माध्यम से लक्ष्य के होस्ट से थोड़ी मात्रा में डेटा, भावनाएं प्राप्त कर सकता था। वो राउटर पर पहले से स्थापित प्रोग्राम उत्पादन के दौरान डाली गई भावनाएं के माध्यम से लक्ष्य के होस्ट को निश्चित निर्देश भेज सकता था। हालांकि जब लक्ष्य दिन के दौरान जाग रहा होता था तो एक अपेक्षाकृत मजबूत फायरवॉल मौजूद होता था। निर्देश लक्ष्य के होस्ट को प्रभावित करने में असमर्थ थे। वह केवल रात के समय ही होस्ट में प्रवेश कर सकता था और अपना प्रभाव डाल सकता था। हालांकि निर्देश समान होने के बावजूद विभिन्न होस्ट पर चलने वाले कार्यक्रमों, सपनों के परिणाम भिन्न भिन्न थे। पूरा सपना एक प्रपत्र की तरह था। चाहे यह प्रपत्र जिम की सदस्यता का पंजीकरण प्रपत्र हो या नौकरी खोजने का संक्षिप्त विवरण
ये सपने को जन्म देने वाली भावनाओं द्वारा निर्धारित होता था। जहां तक प्रपत्र में भरने वाली विशिष्ट सामग्री की बात है, वो प्रत्येक व्यक्ति की वास्तविक स्थिति द्वारा निर्धारित होती थी। 8 भुजाओं और 8 आंखों वाली लकड़ी की नक्काशी और बगल के घर में रहने वाला बूढ़ा आदमी प्रपत्र पर लिखे शब्दों और शीर्षकों की तरह थे। तरुण गोयल की आंखों में देखने के बाद जगत मेहरा को अचानक उसकी भय प्रक्षेपण स्थापित करने की क्षमता याद आ गई। पहले उसे समझ नहीं आया था कि भावनात्मक आत्मसात्करण के बाद भी वो भय प्रक्षेपण उपस्थिति स्थापित क्यों नहीं कर पा रहा था, जबकि यह प्रक्रिया अधिक कठिन होनी चाहिए थी और आसानी से हो जानी चाहिए थी। फिर भी वो भय प्रक्षेपण स्थापित नहीं कर पा रहा था। अब जैसा कि दिख रहा है, ऐसा नहीं था कि उसने उसकी आंखों में देखने के बाद पर्याप्त डेटा संचारित नहीं किया, बल्कि उसने बहुत अधिक डेटा संचारित कर दिया था। तरुण गोयल की स्वयं का भय प्रक्षेपण स्थापित करना शायद लक्ष्य पर भय थोपने के लिए एक भावनात्मक आदेश मात्र था। इसके बाद क्या हुआ, यह पूरी तरह से लक्ष्य की कल्पना पर निर्भर था। ऐसा लग रहा था मानो तरुण गोयल ने छात्रों को निबंध का विषय दिया हो। फिर छात्रों ने अपने ज्ञान और कल्पना के आधार पर निबंध लिखना शुरू किया। निबंध पूरा करने के बाद वे मंच पर जाकर उसे जोर से पढ़ते थे। जगत मेहरा के प्रोजेक्शन अपीयरेंस ने छात्रों के सामने एक लिखित निबंध रख दिया। बकवास बंद करो, यही तुमने लिखा है, जाओ और पढ़ो। तरुण गोयल द्वारा अपने भय का प्रक्षेपण स्थापित करने के दौरान किया गया भावनात्मक प्रभाव जगत मेहरा के भावनात्मक आत्मसात्करण से स्पष्ट रूप से भिन्न था। पहला निबंध का विषय था, जबकि दूसरा पूरी कक्षा के लिए एक आदर्श निबंध था। लेखन शैली फिर भी आदर्श निबंध के ढांचे तक ही सीमित थी। असल में अगर जगत मेहरा को यह बात पता भी चल जाती, तो भी वो गुओ तियान की तरह भावनात्मक प्रभाव डालने का कोई तरीका नहीं ढूंढ पाता। लेकिन अब सपनों में दूसरों की भावनाओं को प्रभावित करने और उनके साथ एक विशेष संबंध स्थापित करने की ये विधि तरुण गोयल की अपनी स्वयं की भय प्रक्षेपण स्थापित करने की विधि से बहुत मिलती जुलती थी। जब तक उसे यह पता चल गया कि कार्य और प्रभाव समान है, तब तक विचार करने वाली अगली बात यह थी कि इस कार्य को कैसे निकाला जाए, सुधारा जाए और लागू किया जाए। इसके अलावा जगत मेहरा के मन में एक और विचार आया। क्या वह विशेष संबंध स्थापित करने से उत्पन्न भावनाओं को इकट्ठा करके उन्हें अन्य लक्ष्यों पर इस्तेमाल कर सकता था? उदाहरण के लिए, जगत मेहरा ने पहले भावनात्मक आत्मसात्करण का उपयोग करके अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करने और उनमें किसी व्यंजन के लिए तीव्र भूख पैदा करने की कल्पना की थी। हालांकि समस्या ये थी कि उसके लिए सामान्य भोजन के प्रति तीव्र भूख पैदा करना बहुत मुश्किल था। साथ ही भावना में प्रवेश करने के सही समय को समझना भी उसके लिए बहुत कठिन था। इसलिए उसे ये विचार छोड़ना पड़ा। लेकिन अगर उसके पास दूसरों की भावनाओं को इकट्ठा करने और फिर उन्हें किसी और तरीके से प्रसारित करने का कोई तरीका होता, तो वह प्रभाव के प्रकार और समय को नियंत्रित कर सकता था। क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि वह कई ऐसे काम कर सकता था जो भावनात्मक आत्मसात्करण से संभव नहीं थे? कुछ विचार विमर्श के बाद जगत मेहरा ने निर्माण और सृजन प्रक्रिया के दौरान भावनाओं को उत्पन्न करके वस्तुओं को एक विशेष संबंध प्रदान करने की क्षमता को अस्थायी रूप से भावनात्मक इंजेक्शन नाम देने का निर्णय लिया। अगली सुबह 9 बजे तक जगत मेहरा को जिया राठौर को दी गई सुलेख से न तो कोई भावना महसूस हुई और न ही कोई स्वप्न प्रतिक्रिया मिली। अंत में उसने हार मान ली। उसने आज रात घर पर चाणक्य नीति सुलेख को महसूस न करने का फैसला किया। कल वो अपने माता पिता को फोन करके पूछेगा कि क्या वे सपना देख रहे थे। इससे वो ये तय कर पाएगा कि सपना उसकी इंद्रियों के कारण आया था या ये उसके महसूस करने या न करने की परवाह किए बिना ही घटित होता।
अगर ऐसा बार बार होता तो भले ही उदासी वाले सपने से कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन लगातार सपने देखना अच्छा नहीं था। वो अपनी मां से चाणक्य नीति की सुलेख भेजने के लिए कोई बहाना ढूंढ लेता। लगभग 10 बजे जब वह रश्मि सिंह से उसके दादाजी से मिलने का समय तय करने और कैनरी लकड़ी की नक्काशी के बदले 8 भुजाओं और 8 आंखों वाली लकड़ी की नक्काशी लेने के लिए संपर्क करने ही वाला था, और साथ ही ये पता लगाने वाला था कि पिछली रात का भयानक सपना किसका था, तभी रश्मि सिंह ने व्हाट्सएप पर एक तस्वीर भेजी। तस्वीर उसकी 8 भुजाओं और 8 आंखों वाली लकड़ी की नक्काशी की थी। 28 तारीख की दोपहर को विश्वजीत लकड़ी की नक्काशी लेकर मास्टर नीतीश से मिलने गए और ओल्ड देसाई के मार्गदर्शन में अनुष्ठान के लिए आर्केन टावर स्थित परामर्श कंपनी में गए। अगली सुबह विश्वजीत अकेले ही शहर के प्रथम अस्पताल में संपूर्ण शारीरिक जांच के लिए गए। बेशक उन्होंने रक्त परीक्षण के लिए त्वचा रोग विभाग में भी परामर्श लिया। हालांकि कुछ परिणाम कुछ दिनों में ही पता चलेंगे, लेकिन सामान्य स्थिति में कोई समस्या नहीं थी, जिससे उन्हें अस्थायी रूप से राहत की सांस लेने का मौका मिला और उनका पूरा शरीर काफी हद तक आराम महसूस करने लगा। हालांकि उन्हें आश्चर्य तब हुआ जब जांच के बाद वे अपने पिता के घर देखने गए। घर के रसोइये से उन्हें पता चला कि उनके पिता भी जांच के लिए अस्पताल गए थे। विश्वजीत के मन में स्वाभाविक रूप से एक सवाल उठा, क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पिता भी सपने के कारण ही चेकअप करवाने गए हों? तो फिर उसने किस तरह का सपना देखा था? चाहे कुछ भी हो, जांच के बाद विश्वजीत को बहुत राहत महसूस हुई। इसके अलावा वो कुछ प्रेमियों के साथ शारीरिक संबंध भी बना चुका था। ऐसा लग रहा था मानो उसके कंधों पर पड़ा भारी बोझ हट गया हो। जब वो घर लौटा और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ था, तो विश्वजीत का भी बात करने का मन हुआ। उसके लिए अपनी पत्नी के साथ काम और आगामी यात्रा योजनाओं के बारे में बात करना दुर्लभ था। उनका सबसे छोटा बेटा, जो आमतौर पर उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, अचानक बहुत ज्यादा स्नेह दिखाने लगा। हालांकि अंत में उन्हें पता चला कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वो नए खिलौने खरीदना चाहता था। 31 तारीख को विश्वजीत सुबह सुबह कंपनी गए। जब वे बाद में होने वाली बैठक के लिए तैयार सामग्री की जांच कर रहे थे, तभी उनकी सचिव आई और बताया कि बाहर एक व्यक्ति है जो खुद को एक परामर्श कंपनी का बता रहा है। उसने बहुत अजीब कपड़े पहने हुए थे और एक बक्सा लेकर उनसे मिलना चाहता था।